फिर ही शुरू करेंगे हम लोग। इसमें तो सबसे पहले देखो पाठ का जो नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तित है, यही ना है? हाँ, तत्वों का वर्गीकरण और गुण धर्मों में आवर्तिता, यही आपका पाठ का नाम है। ठीक है, अंग्रेजी में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodic in properties। ठीक है, ये रहा हमारा। हम लोग सबसे पहले कुछ बात करेंगे। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं पाठ के नाम में पहले ही आया है ना, तत्वों का वर्गीकरण। पहले तत्व किसे कहते हैं हम समझते हैं इसके बारे में। तो आप कहेंगे तत्व वे होते हैं जिससे हम लोग किसी भी विधि द्वारा दो भागों में नहीं बांट सकते हैं और न ही दो भागों को मिला करके तत्व को हम लोग बना सकते हैं। ये 10 में कुछ अंश इसके बारे में पढ़े थे। तत्वों को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भागों में नहीं बांट सकते हैं और दो भाग को मिला करके बना भी नहीं सकते हैं। पूरे आवर्त सारणी में आप देखेंगे 1 से 18 तत्व उपस्थित हैं, लेकिन हम लोग जो तत्व होंगे उन तत्वों को एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं, वर्गीकरण करना पड़ता है। जो जिसका गुण एक समान होता है, तो कुर्सी खींच गए, मान जिसका गुण एक समान होता है उसको एक समूह में क्या कहता है, रखा जाता है और रख करके तब अध्ययन किया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं तत्वों के वर्गीकरण। तत्व की वर्गीकरण की बहुत वैज्ञानिक आए, अरे पहले तो यही आते हैं प्राउट की परिकल्पना, प्राउट आते हैं वर्गीकरण करते हैं। तब ड्यूमा का सजातीय श्रेणी भी आप पढ़े होंगे। तब डोबनारे का त्रिक सिद्धांत भी पढ़े थे आप। उसके बाद से मेंडलीव का आवर्त सारणी भी पढ़े थे आप। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी भी पढ़े थे आप। ये पूरा माने वैज्ञानिक आते हैं, अपना वर्गीकरण इसमें दिखाते हैं क्या कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में परिभाषा लिखते हैं। तत्व एलिमेंट का तनी याद कर लेना सभी एलिमेंट। कहना कि तत्व भी होते हैं, तत्व भी होते हैं जिसे हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं और नहीं दो भागों को मिलाकर बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख लो। हाइड्रोजन, उदाहरण में हाइड्रोजन, H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2। सब तत्व हैं, पूरे 1 से 18 तत्व आपके आवर्त सारणी में उपस्थित हैं। हम बता सकते हैं कि तत्व आज तक 1 से 18 तत्वों की खोज हो चुकी है। हमें तत्वों की वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 17वीं शताब्दी के अंत तक थोड़ी संख्या में ही तत्व ज्ञात थे। 21वीं शताब्दी है ना, तो 17वीं शताब्दी में बहुत कम तत्वों की ज्ञात हुई थी, मान लो 10-15 तत्व थे। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में अनेक नए तत्वों की खोज हुई। लगातार तत्वों की संख्या बढ़ती गई और
वैज्ञानिकों ने कहा कि इनका अध्ययन एक साथ करना बड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए वह वर्गीकरण करना समझे। हालांकि अनेक वैज्ञानिक आए। प्राउट सबसे पहले आए 1815 में, उसके बाद से 1817 में ट्रोबनाइजर आए, फिर 1854 में डीमा ने अपना सजातीय श्रेणी प्रस्तुत किया, फिर न्यूलैंड का स्टक नियम आया, फिर लोथर मेयर का वक्र आया। हालांकि सबसे अधिक 1869 ईस्वी में इस वर्गीकरण को आधार दिया तो वह थे मेंडलीफ। मेंडलीफ ने सबसे पहले अपना सही तरीके से वर्गीकरण को दिखाया। उसने मेंडलीफ ने कहा था कि जो तत्व होता है उसका भौतिक तथा रासायनिक गुण तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परिवर्तन होता रहता है, और इस प्रकार उसने नियम दिया। तो आइए हम आज इसी का पहले जिक्र करेंगे कि आखिर तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों वर्गीकरण करना पड़ा। बात समझ रहे हैं? तत्वों को हमें वर्गीकरण करने की आवश्यकता होती है। हमें तत्वों को अध्ययन करना होता है, और अगर बहुत ज़्यादा तत्व हैं तो उसको एक साथ रख करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि उसमें से कुछ तत्वों को चुनते हैं। मान लो 100 तत्व हैं तो इसमें से 20 तत्वों को चुने या 10 तत्वों को चुने, और ये 10 तत्वों का सब गुण एक समान मिलता है तो उसको एक साथ रखते हैं, फिर 10 को एक साथ रखते हैं, फिर 10 को एक साथ रखते हैं, फिर 10 को एक साथ रखते हैं। तो ये सारा जो गुण हम लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? तत्वों का वर्गीकरण। तो इस तरीके से अगर आपके बारे में पूछा जाएगा तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक हेडिंग बना लो, तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तो आप इसके हिंदी में लिख सकते हैं, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता में नेसेसरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या लिख सकते हैं कि लिख लीजिए कि 17वीं शताब्दी में तत्व बहुत कम उपस्थित थे, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में नए तत्वों का खोज होने लगा। नए तत्वों का खोज होने लगा तथा इन सभी तत्वों को एक साथ अध्ययन करना आसान नहीं था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख कर वर्गीकरण किया। सब आपको याद होना चाहिए। वैज्ञानिक आए, तत्वों को उसने अध्ययन किया, एक साथ रख करके समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख करके अध्ययन किए, देखे उसने। और आप देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिक आते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे पहले वैज्ञानिक आए प्राउट का परिकल्पना। सबसे पहले वैज्ञानिक थे
दूसरा आ जाते हैं दो ब्राइनर का त्रिक सिद्धांत। तीसरा आ जाता है ड्यूमा का सजातीय श्रेणी। चौथा आ जाता है लोथर पहले न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। पांचवा आ जाता है लोथर मेयर का वक्र। छठवां आ जाता है, इधर देते हैं छठवां, मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम। मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम। सातवां आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। तो सब तत्वों के वर्गीकरण की बात है और वर्गीकरण की लिए इतना वैज्ञानिक अपना योगदान दिए। वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण किया और तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बताया। प्राउट के परिकल्पना के बारे में आपको हम बता दें कि प्राउट ने सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में बताया था। किस सन में बताया था? 1800। प्राउट ने अपना परिकल्पना जो सबसे पहले दिया था 1815 ईस्वी में परिकल्पना दिए थे अपना। इसने कहा था कि जितने भी तत्व होते हैं वो सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। माने सभी तत्वों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है और हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। तो लिख लो, प्राउट ने अपना परिकल्पना सन 1918 ईस्वी में 1915 ईस्वी में 1815 ईस्वी में दिया था। इसने कहा था कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, अर्थात सभी तत्वों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। ये प्राउट ने अपना परिकल्पना में कहा था। 1815 ईस्वी में ये अपना परिकल्पना दिए थे और तब उसने अपने परिकल्पना में चीज़ कहा था। ठीक है, उदाहरण में तो आप हाइड्रोजन ही लिख लेंगे। उदाहरण में आप हाइड्रोजन लिख लेंगे। जरूर आप याद रखेंगे। प्राउट ने अपना परिकल्पना 1815 में दिए थे। प्राथमिकता रूप से याद रखेंगे। आई क्या कहते कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। जितने भी तत्व हैं पृथ्वी पर उपस्थित सभी तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन। वो कहते हैं ऑक्सीजन मिलेगा तभी हाइड्रोजन उसमें उपस्थित है, नाइट्रोजन मिलेंगे तभी ये हाइड्रोजन उपस्थित है, कार्बन लेंगे तभी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन लेंगे तभी
मान जितना भी तत्व आप उठाइए उसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है, लेकिन ये परिकल्पना बहुत ढेर दिन तक नहीं चली, विफल रहा। ये इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था सच्चाई, तो इसलिए परिकल्पना बाद में कहा गया हट गया, असत्य सिद्ध हो गया आपका। तो ये था प्राउड का परिकल्पना, प्राउड ने ऐसा कहा था और ये परिकल्पना बाद में कहा गई असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। अब दूसरा जो परिकल्पना है उसका नाम है डोबनाइडर का त्रिक सिद्धांत। ये सिद्धांत 1817 ईस्वी में दिया। अब ट्रिक का मतलब होता है तीन। जो मेरे एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने तत्वों का वर्गीकरण किया। उसने चाहा कि हम इतने आसान तरीके से वर्गीकरण करें कि तत्वों के बारे में हमें अध्ययन करने में कोई सुविधा न हो, असुविधा न हो माने। तो डोबनाइडर का ट्रिक है, डोबनाइडर एक वैज्ञानिक का नाम है। ट्रिक का मतलब होता है तीन। तो डोबनाइडर ने क्या किया कि तीन तत्वों को चुने और उन सभी तत्वों को उसने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तीन तत्वों के लिए, समान गुण वाले तीन तत्वों के लिए, और उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे। तो उसने कहा कि जो पहला और तीसरे का औसत परमाणु भार है, औसत का मतलब दोनों को जोड़कर दूसरा भाग है, तो जो पहला और तीसरे का औसत परमाणु भार होता है वह दूसरे के क्या होता है, दूसरे तत्व के बराबर होता है। उसने अपने सिद्धांत में कहा था, ठीक है। जैसे सोडियम पोटेशियम ना के होता है ना, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो लिथियम का तो 7 हो गया, सोडियम का 23 हो गया, परमाणु भार की मैं बात कर रहा हूँ, और पोटेशियम का 39 हो गया। तो वह लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39 जोड़ दिए तो कितना 46, और जब 2 से भाग दिए तो कितना आ गया 23 आ गया। उसने एक ऐसा किया भी था, लेकिन हर जगह ये ट्रिक फेल कर गया, इसलिए सिद्धांत भी क्या होगा असफल। तो लिख लो, डोबनाइडर ने अपने सिद्धांत में समान गुण वाले तीन तत्वों को लेकर उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो देखा कि पहला और तीसरा का औसत परमाणु भार दूसरे के परमाणु भार के बराबर होता है। समान गुण वाले तीन तत्वों को समझा जाता है। उदाहरण में लिख सकते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो पहले और तीसरे का निकाल लो औसत, यहाँ पर परमाणु भार, औसत परमाणु भार। तो पहला का 7, तीसरा का 39 बटा में 2, 46 बटा 2 काट देंगे तो 23 आ गया। तो 23 बराबर 23 आ गया। इस तरीके से ये परमाणु भार स्पष्ट सीधे जाता है। लेकिन आप नोट पॉइंट में ज़रूर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि इस सिद्धांत में, अच्छा पहले लिख लो तब आपको बता देता। इसका नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूमा का सजातीय श्रेणी। हाँ, तो क्या बात हो रही थी, ड्यूमा का सजातीय श्रेणी। देखिए यहाँ पर ड्यूमा का सजातीय श्रेणी में कहेंगे आप
तो क्या कहिएगा। ड्यूमा ने क्या किया था कि कुछ तत्व लिए थे। ड्यूमा एक वैज्ञानिक का नाम है। इस तमाम प्रकार के वैज्ञानिक आए और सब ही अपना अपना ए बाबू कोनो चीज़ के बनाना था। ये दीवार आज बन रहा है तो पहले दीवार ऐसा नहीं जुड़ाया होगा। पहले ही लोग साज दे, फिर माटी से जुड़ाई, फिर उजारका बालू से जुड़ाया, फिर ललका बालू से, तो कहाँ से डाला जा रहा है, ताकि क्यों ना क्यों के शुरुआत करेगा तभी लोग इस पर चलेंगे। तो शुरुआत तो मान लो प्राउड कैलन, ओकरा बाद से डुबनाइरा आए, ओकरा बाद से ड्यूमा आए, ये सब अपना शुरुआत करते रहे। हालांकि बाद में लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च किया और रिसर्च करके कहे कि इनका जो सिद्धांत है वो गलत है। बाद में वो बात की बात है कि गलत हो गया वाला चीज़ें, तो ये शुरुआत तो की है, ये बात आपकी बात समझ आएंगी। तो इसने कहा था कि यदि हम लोग तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो देखते हैं कि उन तत्वों के परमाणु भार में एक समानता, एक समान गुण पाया जाता है। यही ड्यूमा के सजातीय श्रेणी। सजा करके क्या रखे थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ऐसे मैंने सजा करके रखा था। तो लिख लो। जो ड्यूमा वैज्ञानिक है यह शायद 1854 में ये अपना नियम दिए थे। लिख लेना कि ड्यूमा ने अपना यह नियम सन 1854 ईस्वी में दिए थे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हमें एक समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ये कहे थे जो गुण होता है, जो एक समान गुण वाले तत्व होते हैं, वह गुण हमें प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने किया, ड्यूमा ने किया। उसने किया का कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के एक में रखा और फिर भीख मंगे का सर बड़ा एक में रखा। इस तरीके से मैंने तत्वों को नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी तत्वों को एक श्रेणी में रखा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो उसे देखा कि जो गुण लिथियम में मिलता है, जो गुण लिथियम में मिलता है वह गुण सोडियम में मिलता है, और वही गुण पोटेशियम मिलता है। हालांकि ड्यूमा से ही समझो कि एक तरीके से ड्यूमा से ही अब ये सब जो सिद्धांत है, जो नियम है, बनना शुरू हो गए। तो लिथियम का जो गुण है सोडियम से, फिर पोटेशियम से मिलता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम का गुण, मैग्नीशियम का गुण, कैल्शियम का गुण, ये भी सब एक दूसरे से क्या होता है, मैच करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सब का गुण भी एक जैसा क्या होता है, मिलता है। ड्यूमा ने अपने सजातीय श्रेणी में इसको क्या किया था, बताया था और दिखाया था कि यदि हम लोग तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो हमें एक श्रेणी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो बोलो कोई दिक्कत है? अगर आपके बारे में ये कहीं भी पूछे कोई तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते, बता सकते। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो क्लास 11 इंग्लिश सेकेंड पेपर में हम लोग पढ़ेंगे